हेलो नमस्कार साथियों, क्या आप सभी खान सर के पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन रिवीजन करना चाहते हैं? तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दरोगा बाबू में। यहाँ पर खान सर के पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन रिवीजन कराया जाएगा। यदि आप लोग चाहते हैं कि खान सर के पॉकेट जीके बुक का 446 पेज का लाइन बाय लाइन रिवीजन करना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबको पता ही होगा कि यह बुक कितना महत्वपूर्ण है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर भी बता दें कि इस वीडियो से बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय सूची में हम देखेंगे इतिहास को। तो इतिहास को हम कई भागों में बांट के देखेंगे। प्राचीन भारत को देखेंगे, फिर मध्यकालीन भारत को देखेंगे, फिर आधुनिक भारत को देखेंगे। भारत की संस्कृति है, फिर विश्व इतिहास है। दूसरा नंबर सब्जेक्ट है भारत का संविधान। तीसरा नंबर है भूगोल। फिर उसमें हम दो भाग में देखेंगे, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल। आगे है अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था हम देखने वाले हैं। फिर सामान्य विज्ञान को 3 भागों में बांट के देखेंगे। भौतिकी विज्ञान देखेंगे, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान को देखेंगे। छठा नंबर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। 7वें नंबर है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, कंप्यूटर है। उसके बाद 9वां नंबर पे विविध है, और 10वें नंबर पर खेल कूद और परिदृश्य है, और 11वें नंबर पे पुरस्कार है। उसके बाद हम प्राचीन भारत को देखने वाले हैं। तो प्राचीन इसका टॉपिक है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण। धार्मिक साहित्य है 1 नंबर पुरातात्विक स्रोत के, 1 नंबर है धार्मिक साहित्य, और दूसरा नंबर है लौकिक साहित्य। तो चलिए हम पुरातात्विक स्रोत को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत में कह रहा है, पुरातात्विक स्रोत को देखेंगे, अभिलेख को, पुरातात्विक स्रोत के अभिलेख को देखेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईस्वी पूर्व बोगाजकोई अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासक के देवता के नाम मिलते हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो 300 ईस्वी पूर्व के लगभग है। भारतीय पुरातत्विक विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। यवन राजदूत हेलियोडोरस का विजयनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होते हैं, जिसमें मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख शाहगोरा अभिलेख में मिलता है। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर होन राज्य तोरमान के लेख अंकित है, तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। DDR भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। अब महत्वपूर्ण अभिलेख देखने वाले हैं। तो एक तरफ है अभिलेख और दूसरी तरफ है शासक एवं अभिलेखों की विशेषता। हाथी गुफा अभिलेख है तिथि रहित अभिलेख है, कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया है। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार अभिलेख किसी को कहते हैं रुद्रदामन ने बनवाया है। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है जूनागढ़ अभिलेख। नासिक अभिलेख गौतम बुद्ध सातकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धि है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त उसकी दिग्गजों की जानकारी देता है। यह एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया है। मंदसौर अभिलेख मलवा नरेश यशोवर्मन रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी देता है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार वंश की इतिहास की जानकारी। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त हून पर विजय का विवरण देता है। यह अगला देखते हैं। देवपारा 9 नंबर देवपारा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन के बारे में है। देवपारा अभिलेख में बांस खरा मधुबल अभिलेख है, तो ये हर्षवर्धन की उपलब्धि पर प्रकाश डालता है। बालाघाट एवं कार्लो अभिलेख सातवाहन की उपलब्धियां हैं। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धियां। भरभूत अभिलेख में सुगनरेन शब्द खुदे हुए हैं, जो शुंग द्वारा निर्मित है। एरन अभिलेख भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। इसे सिक्के से भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास का बारे में पता चलता है। तो चलिए सिक्कों को देखते हैं। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा चांदी सोना का होता था। पुराना सिक्का तांबा चांदी सोना का तथा और शीशे धातु के बनते थे। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। आहत सिक्के को ही कसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर यमन शासक ने लेख लिखवाने का कार्य किया है। कनिष्क के सिक्के से उसके बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण मिलता है। इंडो यूनानी और इंडो सीरियन शासक के इतिहास का सर्वप्रथम स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम। ये सिक्के पंचमार्क के सिक्के कहलाते थे। रोमन सिक्के अरिक विद्युत से प्राप्त हुए हैं। उत्तरी भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती थी। दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला शैली द्रविड़ शैली कहलाती थी, जबकि दक्षिणायन के वे मंदिर जिसमें नागर एवं द्रविड़ दोनों शैली का प्रयोग हुआ वे बेसर शैली के मंदिर कहलाते हैं। भूटान काल गुप्तोत्तर काल में जो मूर्ति निर्माण की गई जन साधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। आगे देखते हैं। भरभूत बोध गया सांची अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य की जीवन
की यथार्थ झांकी मिलती है। और अजंता गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु तथा मन्नाटन राजकुमारी जैसे चित्रों का शाश्वतता सर्वकालीन, जिसमें गुप्त कालात्मक तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। साहित्यिक स्रोत के बारे में देखेंगे। वैदिक साहित्य इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि है। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति भी कहा जाता है। वेदों के संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आगे देखेंगे। ऋग्वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋक का अर्थ है छंद तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के कहा जाता है इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 ऋचा हैं। वेदों के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होते ही कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है। इसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख, भुजा, जांघ, चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मंत्रों की रचना की गई है। कामना अवतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यजुर्वेद यज्ञों का अर्थ यजुर का अर्थ है यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताया गया है। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अध्वर्यु कहलाता है। एक ऐसा वेद जो गद्य पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। इसके 2 भाग है: कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। आगे सामवेद साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, संगीत। इसमें मुख्यतः ज्ञान यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों, ऋचाओं का संकलन है। इसके मंत्र को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं मंत्र हैं, जिसमें से 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्व अवेद या गंधर्व वेद इसकी प्रमुख शाखा है। कथनीय, जमनीय, रमणीय इत्यादि। आगे अथर्वा नामक ऋषि द्वारा प्रथम दृष्टा है। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया है तथा इसके द्वारा दृष्टा रचयिता अंगिरस ऋषि थे। इसे अथर्वागीड रस वेद भी कहा जाता है। इसे भैषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना सबसे अंत में हुआ है। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूत्र और 5987 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। ये देखेंगे। यह भौतिकवाद वेद है। इसमें समानता मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सा पद्धति व औषधि का उल्लेख किया गया है। इसका उपवेद शिल्प वेद है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरु का राजा कहा गया है। इसमें सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूत्र माना जाता है। ब्राह्मण साहित्य इसकी रचना वैदिक साहित्य की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण का अर्थ है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ऐतरेय में राजाभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शैल के कुरु, पंचाल, कौशल, विजय आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथ को देखने वाले हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ में देखेंगे वेद को, उपनिषद को, उपवेद को और ब्राह्मण ग्रंथ को। तो ऋग्वेद का उपनिषद कौन है? ऐतरेय और कैसित की है। और उपवेद है आयुर्वेद। और ऐतरेय और कैसित की ब्राह्मण ग्रंथ है ऋग्वेद का। यजुर्वेद का है कंठ, श्वेताश्वर, ईश, तैतरेय, मैत्रेयिनी और विद्रायन। ये सब उपनिषद है यजुर्वेद का। उपवेद है यजुर्वेद का धनुर्वेद। और शतपथ तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। सामवेद का उपनिषद है छंदोग्य और केन है उपनिषद। उपवेद है गंधर्ववेद। षड, विष और 20 ब्राह्मण से तांड्य और ब्राह्मण भी कहते हैं। षड, विष ब्राह्मण इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। चलिए अथर्ववेद में देखेंगे। उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है मंडक, प्रश्न और मांडको। शिल्पवेद है उपवेद। और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसका अथर्ववेद का। अब हम अरनायक साहित्य को देखने वाले हैं। अरनायक साहित्य इसकी रचना जंगल में पढ़ाए जाने के कारण इसे अरनायक कहा जाता है। इस ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान विषयों का वर्णन किया गया है। अरनायक कुल 7 है। पहला है ऐतरेय, दूसरा है संख्यान, तैतरीय है तीसरा, चौथा है मैत्रेयिनी और 5वां है मध्यान्ह दिनी, तत्वाकर है छठा और 7वां
है छंदोग्य। तो नायक कितने हैं? 7, जिसका नाम इस प्रकार है: ऐतरेय, संख्यान, तैतरेय और मैत्राणी। मध्यान्ह दिन छठा है तत्वाकर और 7वां है छंदोग्य। अगला देखते हैं उपनिषद। उपनिषद 108 है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ है बैठना। उपनिषद 108 है। उपनिषद का अर्थ है उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ है बैठना। अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना, इसे वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है क्योंकि यह वेद का अंतिम भाग है। इसका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुक्त ज्ञान मार्गी रचना है। उपनिषद की कुल संख्या 108 मानी जाती है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 है। 12 उपनिषद इस प्रकार है, देखिए: ईश है पहला उपनिषद, दूसरा उपनिषद केन है, तीसरा उपनिषद कंठ है, चौथा उपनिषद प्रश्न है, पांचवा उपनिषद मुंडक है, छठा उपनिषद है मांडूक्य है, छठा उपनिषद सातवां है तैत्तिरीय और आठवां है उपनिषद ऐतरेय, नौवां उपनिषद है छंदोग्य और 10वां उपनिषद है श्वेताश्वर क्या सिद्ध की है। 11वां अभिद्रायण है, द्रायणक बृहद्रनायक है 12वां उपनिषद। अगला कह रहा है शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। कठोपनिषद में यम व नचिकेता का संवाद है। छंदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म के 5 शील सिद्धांत व श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सप्तमेव जयते मंडकोपनिषद से लिया गया है। जबलोक उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म के अष्टांगी मार्ग का उल्लेख है। विद्रायण उपनिषद में अहम ब्राह्मणास्मिक पूर्व जन्म का सिद्धांत एवं यज्ञावल के गार्गिक संवाद का वर्णन है। वेदांग वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा वैदिक स्वर को शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प ये ऐसे कल्प या सूत्र होते हैं जिसमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। व्याकरण इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय का प्रयोग, समास एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। निरुक्त शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। छंद वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। छंद शास्त्र पर पडगुल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र है। छंद शास्त्र पर पडगुल मुनि का छंद सूत्र उपलब्ध है। एक मुनि है पडगल मुनि है, उसका एक ग्रंथ है छंद सूत्र। ज्योतिष है जिसमें ज्योतिष शास्त्र का विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीन आर्य मगध मुनि थे, सबसे प्राचीनतम आर्य मगध मुनि थे। अभी हम सूत्र टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो सूत्र वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्र के 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम है। स्रोत सूत्र में गृह लौकिक परलौकिक कर्तव्यों का विमोचन है। धर्म सूत्र धार्मिक सामाजिक राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन है। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बौद्ध यायन अपस्तंभ विशिष्ट आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। पुराण के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों के रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने किया है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। अमरकोश में पुराण के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडे, ब्राह्मण, विष्णु, वायु, विष्णु, भागवत, मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, ब्राह्मण पुराण में राजा की वंशावली पाई जाती है। मत्स्य में, वायु में, विष्णु में, भागवत में, ब्राह्मण में इस पांचों में राजा की वंशावली पाई जाती है। समाज और संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण काफी महत्व है। समाज और संस्कृति की दृष्टि से, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण दिए गए हैं। सर्वप्रथम पार्टीजर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा है। सबसे पहले पार्टीजर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा है। मत्स्य पुराण का संबंध है, अब देखते हैं। पुराण है संबंधित वंश। कौन सा पुराण से कौन सा वंश? तो मत्स्य पुराण से शुंग एवं सातवाहन वंश संबंधित है और विष्णु पुराण से मौर्य वंश संबंधित है। वायु पुराण से गुप्त वंश संबंधित है। स्मृति के बारे में पढ़ेंगे। स्मृति साहित्य मनु स्मृति प्राचीनतम स्मृति शुंग एवं सातवाहन वंश की जानकारी। जर्मन दार्शनिक नित्य से कहा है कि बाइबिल को जला दो और मनु स्मृति को अपना लो। नासत्य ने कहा है कि बाइबिल को जला दो। जर्मन का दार्शनिक था। नित्य से था जर्मन का दार्शनिक, वो बोला बाइबिल को जला दो, मनु स्मृति को अपना लो। टीकाकर ने कहा है कि भरूच मेघातिथि गोविंदराज पुट्टू भट्ट भरूच टीकाकर के बारे में भरूच मेघातिथि गोविंदराज अकुल्लुक भट्ट ने कहा है। अब यज्ञावल के स्मृति टीकाकर विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपराग नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। दासों से मुक्ति का उल्लेख नारद स्मृति में है। कात्यायन में इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। आर्थिक गतिविधि का उल्लेख कात्यायन में है। बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक के बारे में देखेंगे तो त्रिपिटक 3 है। तो विनय पिटक है, दूसरा नंबर सुख पिटक है, तीसरा नंबर अभिधम पिटक है। चलिए, बुद्ध की शिक्षा को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। बौद्ध धर्म की शिक्षा को इकट्ठा करके 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना बौद्ध की मृत्यु के प्राप्त करने के बाद बौद्ध मर गया तब हुआ।
बुद्ध के पूर्व में जन्म की कहानी को जातक कहा जाता है। बुद्ध से पहले की कहानी को जातक निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथाओं का उल्लेख है। जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगम सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं, जिसमें 12 अंग, 12 उपअंग, 10 प्रकरण और छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण नियमों का उल्लेख है। आगे हम पढ़ने वाले हैं, आगे है क्या है, भगवती सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भगवती सूत्र में कहा गया है, भगवती सूत्र महावीर के जीवन शैली के पर प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद कीर्ति परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया गया है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है, जिसकी रचना कौटिल्य चाणक्य ने किया। यह 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभक्त है। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे कह रहा है संस्कृत साहित्य की रचना में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हण द्वारा रचित रजतरंगिणी का है। इसमें 8 सर्ग, जिन्हें तरम कहा गया है, इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटना के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास है। एक ज्योतिष ग्रंथ है गार्गिक संहिता। इसमें भारत पर होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक पाणिनि है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल की राजनीतिक अवस्था काल की जानकारी प्राप्त होती है। 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोग ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक में है। अगला कह रहा है विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत में आने वाले विदेशी यात्री एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिलती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी, चीनी यात्री सम्मिलित हैं। अब चलिए आगे देखते हैं यूनानी रोम लेखक। भारतीय स्रोतों से हमें सिकंदर के आक्रमण 325 ईस्वी की कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए हमें यूनानी स्रोत पर आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एक भारतीय राजा हेरोडोटस का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रैबो व जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने इसे एंड्रोकोटस तथा फिलार्क ने सेंड्रोकोटस के नाम से उल्लेखित किया है। स्ट्रैबो, डायोडोरस, प्लिनी, एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगला है, लेखक का नाम दे रहा है तो टीसीएस। यह ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। भारत का रक्षी संबंध का वर्णन किसमें है? हिस्टोरिका में है, जिसे हेरोडोटस ने लिखा है। निरियाकस, एनेसिक्रेटस, एरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन व इसका विवरण अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय था। टॉलमी 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा। टॉलमी की जियोग्राफी, पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रासी नामक पुस्तक की भारतीय बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन है। अगला है 5वां नंबर लेखक डायनीसियस। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था। डायमेकस सीरियाई राजा एंटिओकस प्रथम के राजदूत के रूप में बिम्बिसार के दरबार में रहता था। मेगास्थनी सेल्कस निकेटर के राजदूत के रूप में 14 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। इसकी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज संस्कृति के बारे में बताया गया है। प्लिनी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। प्लिनी, इसकी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका है। ईसा की पूर्व सदी। यह लैटिन भाषा में है। इसमें भारत व इटली के मध्य होने वाले व्यापार वनस्पति और खनिजों का वर्णन है। इसमें प्लिनी के पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में। अब कह रहा है चीनी लेखक के यात्रियों के विवरण। चीनी यात्रियों का विवरण है। भारत में आने वाला अधिकांश चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। इसमें प्रमुख है फाहियान। यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 415 ईस्वी के दरबार में आया था। फाहियान था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था 399 से 414 ईस्वी तक। इसने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। उसने गुप्तकालीन भारत की समाज, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का विवरण दिया। ह्वेनसंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्वेनसंग है जो आया 7वीं सदी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसका यात्रा विवरण है जो सीयू के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें 138 देशों के विवरण है, जो हर्षकालीन भारतीय स्थिति जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। विली, इसके द्वारा लिखित ह्वेनसंग की जानकारी से भी हर्षकालीन इतिहास का विवरण ज्ञात होता है। मातवांगलिंग हर्ष के पूर्वी अभियान का विवरण है। इत सिंह
7वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाला इस चीनी यात्री ने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत स्थिति का वर्णन किया। शुंग युंग यह 518 ईस्वी में भारत आया। अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। अरबी लेखक है अल बरूनी। यह 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। अल बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक ए हिंद किताब उल हिंद अर्थात भारत की खोज में राजपूतकालीन समाज धर्म रीति रिवाज सुंदर प्रकाश डाला। अल बरूनी मोहम्मद द्वारा बंदी बनाया गया था। अल बरूनी मोहम्मद द्वारा बंदी गया। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे राज ज्योतिषी बना दिया गया। सुलेमान खान 9वीं शताब्दी में भारत आया। तत्कालीन प्रतिहार शासक पाल शासक के विषय में लिखा। अगला है अल मसूदी है 10वीं सदी में बगदादी यात्री अल मसूदी भारत आया। यह राष्ट्रकूट व प्रतिहार शासक की जानकारी देता है। इब्न बतूता इसने अपना यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में लिखा जिसे रेहला कहा जाता है। 14वीं शताब्दी 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इससे प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक के बारे में हम पढ़ेंगे तो अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इससे भारतीय इतिहास के बारे में मार्को पोल यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्याय देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्याय इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। प्राचीन भारत को अब देखने वाले हैं। परिचय है इसका। अतीत काल की घटना की स्थिति की जानकारी देने वाले शास्त्र को ही हम इतिहास कहते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद समग्र को सार्वजन और समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। प्राक ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। इस काल का इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर है। इस काल में मनुष्यों के कोई लिखित साधन साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे प्राक ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल के बारे में देखने वाले हैं। इतिहास का ऐसा काल जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो है, लेकिन या तो वे अपुष्ट है या फिर लिपि को समझना कठिन है। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं या इतिहास कहते हैं। इस काल के इतिहास लेखन के लिए साहित्यिक तथा पुरातात्विक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इस काल के अंतर्गत 2500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व के मध्य का काल आता है। ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ऐतिहासिक काल को देखते हैं। जिस काल के लिए लिखित सामग्री उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन चुका था, उस काल के अंतर्गत 600 ईस्वी पूर्व के बाद का काल आता है, जिसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में जानते हैं। तो दूसरा नंबर टॉपिक हो गया हम लोग का प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक प्लस इतिहास। प्राक ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को प्रस्तर युग भी कहते हैं। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में आरंभ हुआ, जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूस पल्लवरम मद्रास के पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पत्थर के हाथ कुल्हाड़ी प्राप्त किया। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक पुरातात्विकविद रॉबर्ट ब्रूस ने भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत में इतिहास पूर्व साधनों का भूवैज्ञानिक संबंधित सर्वेक्षण किया था, जिन्हें भारत में इतिहास पूर्व अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। अब कह रहा है आगे, विद्वानों का विचार है कि इस सभ्यता का उदय और विकास अति नूतन काल पलायोसीन एज में हुआ। अब तक की जानकारी के अनुसार 400 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी के 4 अवस्थाओं में से चौथी व अंतिम अवस्था के 2 भाग हैं। अति नूतन और आदतन होलोसीन। आदतन को ही होलोसीन कहते हैं। अति नूतन 10 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व और आदि नूतन 8 से 10,000 वर्ष पूर्व आरंभ माना जाता है। आगे कह रहा है, मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधा अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल 5 लाख ईस्वी पूर्व से 50,000 ईस्वी पूर्व तक आखेटक व खाद्य संग्राहक। अब मध्य पाषाण काल 10,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व आखेटक व पशुपालक था। नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल 900 ईस्वी पूर्व विश्व व 7,000 ईस्वी पूर्व भारत से 2,500 ईस्वी पूर्व तक। अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को देखते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल का समय 5 लाख ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। भारत में पूरा पाषाण युग सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग हुआ। भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लाइस्टोसीन या हिम युग से हुआ। आगे कह रहा है, पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार आखेटक शिकार और शिकारी की इस काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इसका प्रमाण कुल्हाड़ी, हैंड एक्स, विदारणी, कलीवर और गडासा खंडक का उपयोग है, जिसके अवशेष पंजाब के सोहन नदी घाटी से मिलता है। उत्तर प्रदेश के बोलन घाटी, राजस्थान के डिडवाना और नर्मदा की घाटी से डिडवाना तथा नंदा की घाटी से प्राप्त होता है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफाओं में तत्कालीन मानव के आवास के अवशेष मिले हैं, लेकिन तत्कालीन मानव आखेटक का जीवन जीता था। स्थानीय निवास का अभाव था। ये शिकार द्वारा जानवरों के मांस, फल, सब्जी, कंदमूल जीवन व्यतीत करते थे। कंदमूल पर ही जानवरों के मांस, शाक, फल, सब्जी, कंदमूल पर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। उच्च पाषाण युग, ये ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ। इसी टाइम में होमोसेपियंस का प्रवेश हुआ।
आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ, परंतु उस समय मानव इसका प्रयोग करना नहीं जानते थे। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण कालीन मानव शिकार करके मछली पकड़कर जंगली कंदमूल का संग्रह कर उसी से अपना पेट भरते थे। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इसे माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस युग के उपकरण बहुत छोटे हो गए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ कहा जाता था। अब मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। संभवतः पहला मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण से ही मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदाहा नामक स्थान से मिले हैं। अब देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में अन्न उत्पादक युग, तो मानव में स्थिति अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। नवपाषाण प्राचीनतम बस्ती पाकिस्तान में स्थित बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में है। मेहरगढ़ में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, रुई उपजाते थे। इलाहाबाद के पास कोल डिहवा से चावल उगने के प्रमाण मिले हैं। नवपाषाण युग के लोग पुराने कृषक समुदाय के थे। मिट्टी के सरकंडे से बने गोलाकार, अंडाकार, आयताकार घर में रहते थे। गोलाकार या आयताकार घर में रहते थे, मिट्टी के सरकंडे के। अब बोल रहे हैं कि यह कृषि के अतिरिक्त पशुपालन भी करते थे। वे गाय, बैल, बकरी पालते थे। इस युग के पॉलिशदार पाषाण उपकरण हथियार का प्रयोग करते थे। विशेष रूप से पत्थर की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त वे सूक्ष्म पाषाण फलकों का भी उपयोग करते थे। आगे हम देखने वाले हैं बुर्ज होम तथा गुप्त कश्मीर प्रांत से अनेक प्रकार के मृद भांडा तथा बड़ी मात्रा में हड्डियों से निर्मित उपकरण औजार भी प्राप्त हुए। यहाँ कब्र में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया जाता था। यहाँ सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ और नवपाषाण काल में सर्वप्रथम पहिए का प्रयोग हुआ। ताम्रपाषाण के बारे में पढ़ेंगे। ताम्रपाषाण युग को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग को चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। देश के ऐसे भाग में फैले थे जहाँ पहाड़ी जमीन और नदियां थी। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। भारत में इस अवस्था से संभवतः स्थल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में पाए गए। राजस्थान में अहर या गुलुंड में उत्खनन हुआ, जो बनास घाटी के सूखे भाग में स्थित है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। यह बस्ती किलाबंद और खाई से घिरा हुआ है। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए सेशन में, जिसमें हम सिंधु सभ्यता को देखेंगे और अगले चैप्टर को देखेंगे।